अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 मार्च है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और काफ़ी टाइम बाद मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। मंथ एंड ईयर एंड क्लोजिंग थी, तो इंशाल्लाह उससे फारिग होकर मैंने सोचा था प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और कवर करूंगा। आज की हमारी प्रेजेंटेशन मिलर ट्रैक्टर के हवाले से और कैपको के हवाले से। मिलर ट्रैक्टर पे काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या किया जाए इस पे, और अब इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पे क्या करना चाहिए। इसको कवर करते हैं। इसके साथ कैपको के हवाले से बात करते हैं कि इसने डिविडेंड दिया, तो अब इस पे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले मिलर ट्रैक्टर की बात करें। मिलर ट्रैक्टर आई थिंक मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बताया था पहले भी, और मैं समझता हूँ स्टिल गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। और जो बंदा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करे वो हमेशा याद रखे, उसने अगर इस तरह के टिप्स आए तो आपने लाजमन उसमें एवरेज इन करना है, एवरेज आउट करना है, ताकि आपकी कॉस्ट कम होती जाए। रिसेंटली हम देख रहे थे इसका सेल्स टैक्स का इशू चल रहा था और वो अभी भी चल रहा है, रिजॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके बहुत बड़ा रिसीवेबल इसके पास टैक्स अथॉरिटी से रिसीवेबल है, तो और उसमें डिस्प्यूट भी है रिसीवेबल के साथ साथ। तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट कंफर्म नहीं हो रही, क्या अमाउंट रिसीवेबल है, तो इसकी वजह से अथॉरिटीज और मिलर ट्रैक्टर के पास आपस में केस चल रहा है, तो उसकी वजह से वो अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनको लिक्विडिटी चैलेंजेस हो रहे हैं। रिसेंटली इसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। उसके रिजल्ट में इन्होंने, अगर मैं पढ़ूँ तो उसने रिजल्ट 45 रुपये का डिविडेंड दिया है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 45 रुपये का डिविडेंड दिया है, और आज इसका बुक क्लोजर डेट था, मतलब 6 तारीख की बुक क्लोजर डेट की, मतलब आज इसका पोस्ट डिविडेंड वैल्यू आज नीचे गिर गया। इसकी वजह ये पोस्ट डिविडेंड वैल्यू है। कल तक जिसने लिया था उसको डिविडेंड मिल जाएगा 45 रुपये का। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो इसके हम थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं और नंबर देखते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या। अच्छा, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री का और ट्रैक्टर्स का जो सेल्स का जो डाटा आता है वो लास्ट क्वार्टर का बहुत अच्छा था मिलर ट्रैक्टर का, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पॉजिटिव इसको आउटलुक देना चाहिए कंपनी को। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें गिरावट नजर आई, और एक्सपेक्टेड भी ऐसे ही था क्योंकि इसके बीच में प्रोडक्शन भी खुली हुई थी और बंद भी हुई थी काफी टाइम के लिए। तो इसकी वजह से बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आया हमें। और खुली बंद इसलिए हुई थी क्योंकि इनके ये टैक्स डिडक्ट कर रहे थे, जो टैक्स की मैटर जो इनका कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें ये लोग टैक्स कम काटना है और गवर्नमेंट को ज़्यादा पे ऑफ करना है। तो इसके इसके बाद मैंने एक पीछे रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि इनको जो कस्टमर से टैक्स काटना है वो कम काटना है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा देना है। तो जो कि एक बड़ा मिसफिट था, जिसकी बात इनकी डिस्कशन चली। मेरे ख्याल में ये मैटर सॉल्व भी हो गया, लेकिन स्टिल अभी एक बहुत बड़ा रिसीवेबल गवर्नमेंट के पास है एडवांस टैक्स के मद में और सेल्स टैक्स के मद में। तो ये कंपनी मिलर ट्रैक्टर गवर्नमेंट से मांग रही है, लेकिन गवर्नमेंट को सही तरीके से जवाब नहीं दे रही, जिसकी वजह से इस कंपनी के लिक्विडिटी चैलेंजेस रह रहे हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट एक्शन ले और पे ऑफ करे। तो कंपनी ने क्या किया था, अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी थी, और ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सके कि हम बंद कर रहे हैं अपनी कंपनी, ताकि और इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप फौरन पैसा दे। तो उसका सोल्यूशन ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बातचीत थोड़ी ज़्यादा कर दी इनसे, मतलब जो डिस्कशंस जिस पर एग्री करें कि कितना रिसीवेबल है, लेकिन कोई एक कंक्लूजन नहीं आया। फिर कंपनी ने वापस खोल दिया और फिर चलने शुरू हुई। इसके लास्ट क्वार्टर में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर को हटाएं तो इससे पहले वाले क्वार्टर में अच्छा नहीं रहा। इसकी वजह इनकी क्लोजर था, तो इन्होंने कंपनी बंद की थी, और डिस्टर्बेंस थी इसकी वजह से। नेट नंबर देखे, इसका प्रॉफिट अच्छा मार्जिन से डिक्लाइन किया है, जो मैं समझता हूँ विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। लेकिन लॉन्गर टर्म को देखें, मैं समझता हूँ लॉन्गर टर्म में बड़ा इसमें इंसेंटिव है। अब इसकी इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट की कमेंट्री पढ़े ना। डायरेक्टर रिपोर्ट में इन्होंने ये चीज़ को वाजे बताया भी है कि इन्होंने वाजे बताया कि कंपनी कंपनी के चैलेंजिंग इन्वायरमेंट थे ड्यू टू चेंज इन सेल्स टैक्स regime। इसके बारे में उन्होंने बताया कि फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले साल से लास्ट क्वार्टर में इनका अच्छा रिजल्ट रहा, और इन टोटल अगर 6 महीने पे देखें, लेकिन और कंपेयर करें पिछले साल से, वो कम रिजल्ट रहा। फिर इसके बाद इन्होंने फ्यूचर एक की बात की कि 7.5 अरब गवर्नमेंट से रिसीवेबल है सेल्स टैक्स के मद में, जो कि गवर्नमेंट दे नहीं रही। और इसकी वजह से इनके लिक्विडिटी इश्यूज हो रहे हैं, इनको बैंक से बोरोइंग करनी पड़ी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है।
स्पेशली जब इनका पैसा पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो रिलीज करके, ताकि बैंक बोर्डिंग से बचे। नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट्स कम होंगे अगर बैंक को सूद देना पड़ेगा तो। अच्छा, तो अब इस पे करा क्या जाए, इस कंपनी के शेयर पे, इस कंपनी पे करा ये जाए कि अब जब ये पोस्ट डिविडेंड होंगे, मैं समझता हूँ स्टिल दी इज पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म। और इसलिए लॉन्ग टर्म में क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इंसेंटिव देती है। रिसेंट अब नया टैक्स आया, ये बजट आएगा, इसमें भी हम देखेंगे कि किसान को बजट को कुछ ना कुछ सब्सिडी दी होगी फॉर 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 ट्रैक्टर्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें हमेशा वैल्यू रहेगी इस कंपनी में, और पोटेंशियल रहेगा फॉर अपसाइड। सेकंड चीज, मैंने जब लास्ट टाइम मेडल ट्रैक्टर पे वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें बहुत ज़्यादा रूम है टू इम्प्रूव, कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है, जो कि अभी नहीं कर रही। तो ये जब रूम भी है, तो मैं समझता हूँ दिस पोटेंशियल टू फर्दर अपसाइड। तो इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म में स्टिल अपने पास रखूंगा। इस तरह की जो टेम्परी वैल्यू नीचे गई है किसी वजह से, तो मैं इसको डेफिनेट एवरेज आउट भी करूंगा और लॉन्ग टर्म के रखूंगा, लेकिन हर चीज़ में इसकी बेसिस पे अपने डिसीजन लेके इसको इस पे एग्जिट नहीं करूंगा। ये मेरा व्यू है इस पे। दूसरा है कैपको। अच्छा, कैपको के हवाले से हमें पता था कैपको का ऑपरेशन बंद हुआ है, इस पे गवर्नमेंट से बात कर रही है कि रिन्यू कर दे, लेकिन रिन्यू नहीं हुआ। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स टीम बनाई और जितनी पावर प्रोड्यूसिंग है उसके तमाम के आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। और अब कैपको भी उसी लाइन में है कि भाई कैंसिल करने के बाद इस कैपको को भी पे इनटेक के बेसिस पे लिया जाए, जो कि इन कंसिडरेशन है, जिस पे मेरा नहीं ख्याल अब फर्दर प्रोग्रेस हुई है। इसके अकाउंट्स की बात करें तो इसके रिजल्ट तो डेफिनेटली, जब कंपनी चल नहीं रही तो इसके प्रॉफिट ऑपरेशन तो होंगे नहीं। प्रॉफिट जरूर होगा लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। तो देख सकते हैं हम रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू नहीं है, ना ही कोई कॉस्ट है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने एम्प्लॉयज को जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड थे उनको भी फारिग कर दिया, या उसको खत्म कर दिया किसी तरह। दूसरी चीज ये कि अब इसके प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट दिन ब दिन डिक्लाइन कर रहे हैं। और प्रॉफिट आ कहाँ से रहे हैं? प्रॉफिट इसके पास अदर इनकम्स आ रहे हैं, जो उन्होंने पहले म्यूचुअल फंड्स, पहले कहीं और रखे थे, अब म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, तो वहां से कमा रहे हैं, वो दे रहे हैं। जितना कमा नहीं रहा उससे ज्यादा दे रहा है इसके। आप देखिए 0.89 ईपीएस कमाया, और 4 साढ़े 4 रुपए इस बार उन्होंने डिविडेंड की मंथ में अनाउंस किया है। 4.5 रुपए डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि इंडिकेट करता है कि जितना कमाया नहीं इससे ज्यादा दे दिया। इन द लॉन्गर टर्म अब कंपनी के फ्यूचर का क्या है भाई, इस कंपनी में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? पहली बात तो मैं इसमें नहीं हूँ। क्लियर मैसेज मेरा इस पे, मेरा व्यू मैंने बता दी, मैं इस पे नहीं हूँ। मैं ना ही लॉन्ग टर्म पे इस पे रिकमेंड करूंगा अनटिल अनलेस कंपनी में थोड़ी बेहतरी या कुछ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नजर नहीं आता है इन टर्म ऑफ, कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता, ये गवर्नमेंट का कुछ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आती, तब तक मैं इसमें लॉन्ग टर्म पे नहीं जाऊंगा, ना ही शॉर्ट टर्म में जाऊंगा। लेकिन एक डिविडेंड यील्ड के पॉइंट से बड़ा अच्छा नजर आता है, काफी लोग स्टिल अभी भी हैं उसमें कमाते हैं। तो आई थिंक इज देयर चॉइस, बट फॉर इन माय पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए जब तक कोई सब पोटेंशियल या सब्सटेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती कंपनी की तरफ से, या गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन नजर नहीं आता अबाउट दिस कंपनी, मैं समझता हूँ इसमें इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी इन्होंने ये थोड़ा सा अपडेट लिखा है कि कंपनी ने 500 मेगावाट के पे इनटेक के हवाले से प्रोग्रेस हुआ है। 500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इस पे भी मजीद अप्रूवल बाकी है। ये चीज़ अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले 2 साल से ये बातें हो रही है, और कंपनी डेफिनेटली अपने पॉइंट अकाउंट में जितना पॉजिटिव लिख सकती है लिखती है। लेकिन एज एज ए इन्वेस्टर मैं समझता हूँ कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो कंपनी वाकई चल भी रही है, जो कंपनी सिर्फ आई थिंक जिसमें चलने का कोई इम्कान कम नजर आ रहा है। और स्पेशली जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस हिसाब से मैं इस तरह की कंपनी में फिलहाल रिस्क नहीं लूंगा फॉर लॉन्गर टर्म। अगर बाद में कभी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कंफर्म हो जाती है बात, तो डेफिनेटली हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इसने जो 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया, आई थिंक 34 या 35 पैसे का शेयर था, जिसकी वजह से बढ़ के डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद बढ़ के 37 38 पर चले गया। इन माई व्यू शॉर्ट टर्म के लिए भी फिलहाल रखना इज नॉट अ गुड आइडिया, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्लियरली मैसेज दे दिया। बाकी बाइंग सेलिंग लोग करना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग के हवाले से उसको बाय सेल करना, डिविडेंड से 2 3 दिन क्लोज पहले बेच देना है, तो इज़ अ बिग रिस्क, क्योंकि वो आपकी प्राइस मीट करे नहीं करे। तो इस चीज़ को माइंड में रखे आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। आई वुड नॉट डू दैट। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्केट के हवाले से बताता हूँ, मार्केट में क्यों गिरावट आ रही है, इस चीज़ को भी कवर करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।